हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और उस सर्कल का एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ट्रायंगल का साइड दिया हुआ नहीं है, सर्कल का एरिया दिया हुआ है। सर्कल के एरिया के हेल्प से हमें इस ट्रायंगल का साइड कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना मतलब ट्रायंगल का साइड, अगर ट्रायंगल का साइड मिल गया तो पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, और ये दिया हुआ जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल का एरिया दिया हुआ है, तो सर्कल का एरिया दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। सर्कल का एरिया पता है तो रेडियस फाइंड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड लेट द रेडियस ऑफ द इन सर्कल बी आर सेंटीमीटर। जो इसके अंदर सर्कल बन रहा है हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट ओ इस सर्कल का सेंटर है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड लेट द रेडियस ऑफ द इन सर्कल बी आर सेंटीमीटर। और इस सर्कल के रेडियस को हम आर एज्यूम कर लेते हैं। ये ओ डी इसका रेडियस हो गया। ऑल्सो लेट ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हर एक साइड को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, ए यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है तो एरिया ऑफ सर्कल के प्लेस पे हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे 154। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो क्या हुआ, 7 ऊपर चला गया 154 के पास और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 154 इंटू 7/22। 22 से ही कट जाएगा 7 बार में। 22 7 जा 154, तो 7 इंटू 7 ये हो गया 7 स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो यहाँ से आर का वैल्यू मिल गया 7 सेंटीमीटर। यानी ये जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल का रेडियस हमें पता चल गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम कि नाउ ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग ए डी ड्रॉ कर लेंगे, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, देन ओ लाइज ऑन ए डी। क्या होगा, ठीक है, कि ये जो सर्कल का सेंटर है हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे ये लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, सिर्फ ये क्या था, सर्कल का सेंटर था, ये रेडियस था। फिर हम क्या किए, यहाँ से एक इसके बाद वाले स्टेप में हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्कल का सेंटर है ये ऑटोमेटिक इस लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा। क्यों, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ऐसा हो रहा है, नॉर्मल ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो ये कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, और इसके अंदर ये इसका इन सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया। अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर। तो ये जो सर्कल का जो सेंटर था वो इसके ऊपर लाई नहीं किया, लेकिन इस वाले केस में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्कल का सेंटर है वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। नाउ ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देन ओ लाइज ऑन ए डी, जो ये पॉइंट ओ है सर्कल का सेंटर वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। क्यों, देन ओ लाइज ऑन ए डी बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड, मतलब यही हाइट को ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड बोले या परपेंडिकुलर बोले या हाइट बोले एक ही बात है। बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर कोइंसाइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर यही लाइन ऑल्टीट्यूड भी है, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है और यही लाइन मीडियन भी है। और कोई अगर अलग ट्रायंगल रहता है, मान लो ये ट्रायंगल है तो इसमें ये हो गया मीडियन, ठीक है, ये हो गया हाइट मतलब ऑल्टीट्यूड और ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। तीनों लाइन हमें तीन अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में तीनों लाइन कोइंसाइड कर जाता है। ठीक है, तो ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, देन ओ लाइज ऑन ए डी। ओ डी ए डी के ऊपर लाई करेगा। क्यों, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर कोइंसाइड, तीनों कोइंसाइड करेगा। अब यहाँ पे ये बात क्यों बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना।
ठीक है। तो ये तीनों ही लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से कोइंसाइड करेगा। तो देयरफॉर अब जब तीनों ये ऑल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर कोइंसाइड कर रहा है, मतलब तीनों सेम लाइन है, तो देयरफॉर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑल्सो कोइंसाइड। जहाँ पे तीनों ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है वो बनता है ऑर्थो सेंटर, जहाँ पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता है वो बनता है सेंट्रॉइड, और जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है वो बनता है इन सेंटर, ठीक है। तो अब जब ऑल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर कोइंसाइड कर रहा है तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर भी कोइंसाइड कर जाएगा। देयरफॉर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑल्सो कोइंसाइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये जो क्वेश्चन नंबर हम 29 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 47 वो भी बिल्कुल क्या 100% सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी पहले मैंने रिकॉर्ड किया, तो उस क्वेश्चन में इसको ज़्यादा डिटेल से और ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को भी जरूर देखें। इस क्वेश्चन नंबर 29 को देखने से पहले 47 को एक बार देख लें, ठीक है। दोनों सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देन ओ लाइज ऑन एडी बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर कोइंसाइड। अब जब ये तीनों लाइन कोइंसाइड करेगा तो तीनों के द्वारा बनने वाला जो सेंटर है वो भी कोइंसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो वी नो डैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये लाइन आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये लाइन पहले से पता होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, हम लोग को पहले से पता है, उसी तरीके से ये बात पहले से पता होना चाहिए कि वी नो डैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब ये जो लाइन है, ये लाइन हमने ड्रॉ तो क्या किया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने इसको बनाया था कि AD परपेंडिकुलर BC, हमने इसको बनाया था परपेंडिकुलर, मतलब हमने ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया था। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी की वजह से अब यही लाइन मीडियन भी कहलाएगा, और ये पॉइंट जो पहले सर्कल का इन सेंटर था, ठीक है, ये पॉइंट अब क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो अब ये लाइन हो गया मीडियन और ये पॉइंट हो गया सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का काम होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना। तो वी नो डेट सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, देयरफॉर इसलिए AO बाई OD जो है वो हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब AO OD क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, AO इक्वल टू 2 टाइम्स OD का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जो सर्कल का रेडियस आया है ये 7 सेंटीमीटर इक्वल टू OD, ठीक है। तो 2 × 7, तो AO का वैल्यू हमें मिल गया, वो हो गया 14। तो A से लेके O तक हो गया 14 सेंटीमीटर और O से लेके D तक हो गया 7 सेंटीमीटर। तो पूरे AD का क्या वैल्यू हो जाएगा, AD इक्वल टू AO प्लस OD, 14 + 7 ये आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें हाइट पता चल गया 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद इस ट्रायंगल ADC के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो हमें A का वैल्यू पता चल जाएगा। जो ट्रायंगल का साइड हमें फाइंड करना है वो पता चल जाएगा। कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमने ड्रॉ किया, ये क्या ड्रॉ किया हमने, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC AC² इक्वल टू AD² प्लस CD²। तो AC क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल A, तो ये हो गया AC² के बदले लिखेंगे A²। AD का वैल्यू हमें पता है 21² प्लस CD²। जो CD है वो पूरा क्या होगा, BC का हाफ। ये BC क्या है, A, तो CD क्या हो जाएगा, A/2। अब ये भी कहाँ से आया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, और हमने ये हाइट ड्रॉ कर रखा है तो ये बेस को बाइसेक्ट कर देगा, तो CD का वैल्यू हो जाएगा A/2। तो CD के प्लेस में हम लिख देंगे A/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया A², ये हो जाएगा A²/4, उठ के इधर आएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा A² माइनस A²/4 इक्वल टू 21 का स्क्वायर हो गया 441। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4A² माइनस A², ठीक है, 4A² माइनस A²/4, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला गया तो ये आ गया 3A² इक्वल टू 441 × 4। A² यहाँ से 3 को रिमूव करेंगे तो 3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर क्या होगा, 3 से ही कट जाएगा, 3 × 1 = 3, बच गया 1 4, 3 4 = 12, रिमाइंडर बचा 2, 21, 7 बार में कट गया। तो A² इक्वल टू 147 × 4। तो स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो अब क्या होगा, A इक्वल टू √147 के बदले हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 3,
और 4 के बदले लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 147 क्या है, 7 7 जा 49, 49 3 जा 147, ठीक है। और 4 के बदले 2 इंटू 2, तो क्या होगा, रूट साइन के अंदर से जो 2 बार होता है जिसका पेयर एग्जिस्ट करता है वो बाहर आ जाता है। तो 7 इंटू 7 के बदले एक 7 बाहर आ गया और 2 इंटू 2 के बदले एक 2 बाहर आ गया। ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंदर में रह जाएगा √3। तो a इक्वल टू 7 2 जा 14 √3 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड। यही हमें फाइंड, लेकिन फाइंड करने क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो अब जब साइड मिल गया तो पेरीमीटर कौन सा बड़ा चीज है। नाउ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 14 √3, तो यह आ जाएगा 42 √3 सेंटीमीटर। या तो आंसर हम यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इसको यूज़ करना होगा। तो 42 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 3, 4 3 जा 12, 1 4 7 जा 28 और एक 29, 2 4 1 जा 4, 2 6, यह आ गया 7266। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 72.66। या हम यहाँ भी छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।